नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। आज की जो क्लास होने वाली है, जो पॉलिटी का लेक्चर 3 है, अपना जो 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटी का, 10 दिन के अंदर जितना भी एसएससी सीजीएल का पॉलिटी का सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं। इसका आज जो 3rd डे है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो संघ की कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो सारे इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल सारे आज हम कवर करेंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 5 जो आर्टिकल 52 to 78 है, उसमें संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। 52 to 78 ये आप नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे को इंस्टा के ऊपर, ये जो जीएस एडुकेटर के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, इसके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। जो प्रेसिडेंट जी होते हैं हमारे, जो वो भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, जो वास्तविक प्रमुख, जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, रियल जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रियल जो प्राइम मिनिस्टर की सलाह के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करवाते हैं। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो कानूनी सलाहकार होते हैं। यह पूरा ढांचा जो अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में काम करता है। और राष्ट्रपति केवल मूवर है, जबकि प्रधानमंत्री मशीन का इंजन है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी राय से प्राइम मिनिस्टर जो है काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 53 क्या कहते हैं, जो कार्यपालिका की शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के जो है सुप्रीम कमांडर होंगे। योग्यता क्या होती है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, किसी भी कंपनी के चेयरमैन, एमडी वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। जो आर्टिकल 56 से 60 है, इसके अंदर क्या कहते हैं, जो इनकी कार्यकाल है वो 5 साल होता है, लेकिन पुनर्निर्वाचन भी संभव होता है इनका। शपथ जो इनका होता है वो सीजीआई द्वारा दिलवाया जाता है, लेकिन अगर सीजीआई ना हो तो उस टाइम सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं वो इनकी शपथ दिलवाते हैं। रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट जो अपना रेजिग्नेशन देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन कौन डाल सकता है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो सारे के सारे इसमें वोट डाल सकते हैं। और उसके बाद राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें वोट डालते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। ये तीनों पॉइंट याद कर लेना। कौन वोट नहीं डालता, जो मनोनीत सदस्य होते हैं। आपको पता है एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो इनको वोट नहीं डाल सकते। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके सदस्य इसके वोट नहीं डाल सकते। अब इनका जो वोट का पावर होती है, एक वोट कितने के बराबर होगा, वो देखिए ये फॉर्मूला है। चुनाव प्रणाली क्या होती है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यानी कि सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट और सीक्रेट बैलेट, इसके थ्रू इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है। एमएलए के वोट का फॉर्मूला क्या है, पूरे स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लीजिए हरियाणा की पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास, मान लीजिए आप 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इलेक्टेड एमएलए कितने हैं हरियाणा के, 90 इलेक्टेड एमएलए हैं। और उनको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, ये हरियाणा के एमएलए की वोट की पावर हो जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में। एमपी का के लिए जो फार्मूला है, जितने भी टोटल एमएलए के वोट होंगे उनको डिवाइड कर लीजिए टोटल इलेक्टेड एमपी से। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एमपी के जो वोट की पावर है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी एमएलए के वोट के पावर से। अब देखिए, राष्ट्रपति जी को हटाने की एक ही तरीका होता है, वो होता है महाभियोग। महाभियोग किस ग्राउंड पे कर सकते हैं, केवल संविधान का उल्लंघन, यानी कि राष्ट्रपति जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करे तो उनके ऊपर महाभियोग जारी स्टार्ट किया जा सकता है। और आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। देखिए, किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है महाभियोग का। राष्ट्रपति जी को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है इसके लिए। पहले सदन में विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी जो है वो आवश्यक होती है। दूसरा, सदन आरोपों की जांच करेगा कि ये जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं वो सच है या नहीं है। दूसरे सदन से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी को निष्कासित किया जा सकता है। अब परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, रिक्ति जो मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने की स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अब राष्ट्रपति जी की जो महत्वपूर्ण शक्ति हैं वो देखते हैं।
पहले एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एजी, उसके बाद यूपीएससी की चेयरमैन, जितनी भी नियुक्तियां होती है एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति ये राष्ट्रपति जी करवाते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव यानी कि संसद को बुलाना या भंग करना राष्ट्रपति जी कहते हैं। पहले सत्र को संबोधित करना, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन जो 104वां जो संविधान का संशोधन हुआ था उसके अंदर एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया था। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश यानी आर्टिकल 123, जब संसद सत्र ना हो तो 6 हफ्ते के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल में क्या क्या है, बजट बेस को करने को अनुमति देते हैं ये। उसके बाद मनी बिल को अनुमति देते हैं। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति जी रहते हैं। राजदूत यानी कि एम्बेसडर की नियुक्ति करते हैं और विदेशी जो संधियाँ होती है वो राष्ट्रपति जी के साइन से होती है। देखिए राष्ट्रपति जी की जो दो मेन शक्तियाँ, एक तो वीटो पावर है, एक समाधान है। वीटो याद कीजिए आप, देखिए वीटो को आप एएसपी ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो यानी कि बिल को पूर्णतः स्वीकार कर देना कि नहीं ये बिल पास हो ही नहीं सकता, तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद सस्पेंसिव वीटो यानी कि बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना कि आप एक बार इसको देख लीजिए ये सही नहीं है इसमें। और उसके बाद है पॉकेट वीटो यानी कि बिल को अनिश्चित समय तक रोकना, पॉकेट में रखना। उदाहरण जैसे प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, उन्होंने बिल को काफ़ी टाइम तक अपने पास रख लिया था। दूसरा है पार्डनिंग की पावर, जो समाधान की शक्ति है, सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं यानी कि 0% कर सकते हैं। उसके बाद है कम्यूट यानी कि लघुकरण, सज़ा का प्रकार बदलना, कठोर से थोड़ा साधारण कर सकते हैं। उसके बाद रेमिशन, सज़ा की अवधि को कम कर सकते हैं प्रकृति बिना बदले उसकी, भाई उतनी सज़ा रहेगी लेकिन थोड़े कम टाइम के लिए। उसके बाद रिस्पाइट, इसको भी याद कर लीजिए, विशेष परिस्थिति जैसे गर्भावस्था में सज़ा कम कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिप्राइव यानी कि परिविलंबन, सज़ा को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं। आपको ये याद कर लीजिए, पहले तो पार्डन यानी कि पूरी तरह माफ़ करना, कम्यूट यानी कि लघुकरण करना, कम्यूट यानी कि लघुकरण। उसके बाद रेमिशन यानी कि सज़ा की अवधि को कम करना बिना उसकी प्रकृति बदले। रिस्पाइट यानी कि विराम, विशेष परिस्थिति में कम सज़ा कर सकते हैं। और रिप्राइव यानी कि परिविलंबन यानी कि सज़ा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं। ये जो विशेष शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति जी की, और इनके आर्टिकल जरूर याद कर लेना। समाधान का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 72 है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये नोट कर लेना। उसके बाद जो आपातकालीन, आपको पता है जो आपातकाल इमरजेंसी पावर्स होती है उनके लिए जो रिलेटेड शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति जी के पास होती है। नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकते हैं, आर्टिकल 352 के अंडर आती है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। प्रभाव क्या होता है, फंडामेंटल राइट भी इससे निलंबित हो जाते हैं। 44th अमेंडमेंट जो कैबिनेट में लिखित सलाह इसके लिए अनिवार्य कर दी गई थी। प्रेसिडेंट का रूल जो राष्ट्रपति शासन 356 में, इसमें राज्य की अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो अगर फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आर्टिकल 356 में इसके बारे में लिखा गया है। राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाती है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी उस राज्य के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 के अंदर आती है। तो वित्तीय स्थिति अगर भारत की खतरे में हो उस टाइम ये लगाई जा सकती है, लेकिन अभी तक कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है और होप आगे पड़ेगी भी नहीं। अब बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति जी की। आपको पता है जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 63 से 71 जो है वो उपराष्ट्रपति जी के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, कार्यकाल इनकी 5 वर्ष होती है, आयु 35 प्लस होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की इनके पास योग्यता होनी चाहिए। चुनाव क्या होता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य या निर्वाचित हो, मनोनीत हो, सारे के सारे एसटीवी यानी और सीक्रेट बैलेट से इसको चुनाव में हिस्सा लेते हैं। राज्य विधानसभा के जो एमएलए वगैरह होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब राज्यसभा में अगर इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा की साधारण बहुमत से भी इनका निष्कासन किया जा सकता है। भूमिकाएं क्या क्या होती है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अभी आपको पता है सीपी राधाकृष्णन जी जो है, सीपी राधाकृष्णन जी वो वाइस प्रेसिडेंट आज की डेट में हैं। और जो आर्टिकल 6365 है, 63 से 65 जो है वो क्या बताता है, जो राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब बात करेंगे भारत के सबसे पावरफुल पद यानी कि प्रधानमंत्री जी की। प्राइम मिनिस्टर जो रियल एग्जीक्यूटिव है उनकी, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सरकार के जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री जी होंगे, क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। अब क्या इनके 2 पिलर्स है, आर्टिकल 74 क्या है, राष्ट्रपति को सलाह और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। और आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो पीएम की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेंगे।
अपॉइंटमेंट रूल क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त, जो जिस भी पार्टी को बहुमत प्राप्त है उस दल का नेता जो है पीएम बनते हैं। और उसके बाद हंस पार्लियामेंट यानी कि त्रिशंकु संसद, स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को बुलाता है और सदन में बहुमत सिद्ध करवाना अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। आर्टिकल 74 इसमें याद कर लेना आप, क्योंकि इनका जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये आर्टिकल 74 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 क्या है, पीएम की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। अब देखिए आप प्रधानमंत्री जी की शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो पहला क्या है, कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं जो मंत्रियों का चयन करते हैं, पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं, विभाग बदलते हैं, और कैबिनेट की जो बैठकें होती है, एजेंडा तय करना, ये सारा का सारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का काम होता है। अब ये लिंक होते हैं किसके बीच में, आर्टिकल 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो मुख्य कड़ी है वो प्रधानमंत्री जी होंगे। सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना पीएम का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 78 के अंदर लिखा हुआ है। पॉलिसी और लीडर यानी कि संसद में सरकार का नेतृत्व और आर्थिक विदेश रक्षा नीति का निर्माण करना, ये भी प्राइम मिनिस्टर का काम है। आर्टिकल 78 आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति निर्माण का काम भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि विकास नीति तय करते हैं। इंटर स्टेट जो काउंसिल है, केंद्र राज्य संबंध है, इसके हेड रहते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय एकता काउंसिल है, उनके भी हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। न्यूक्लियर कमांड जो अथॉरिटी है, परमाणु नीति है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नीति आयोग के बारे में आपको पता है, जो 12 ईयर प्लान्स थे उनको हटा के जो 5 ईयर प्लान थे उसके बाद नीति आयोग आया था, और 12वां 5 ईयर प्लान था वो लास्ट 5 ईयर प्लान था। और उसके बाद 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। देखिए ये काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि मंत्रिपरिषद और जो कैबिनेट होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है यानी मंत्रिपरिषद होता है, ये बड़ा समूह होता है, इसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं और सलाहकारी संस्था होती है। ये कैबिनेट क्या होता है, एक बहुत ही छोटा समूह होता है जिसके अंदर 4 या 5 जो मेन मंत्री होते हैं वो होते हैं। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वास्तविक डिसीजन जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठक लेती है और उच्च गोपनीयता होती है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी होती है। सबसे पहले देखिए डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, ये केवल सहायता कार्य करते हैं, कोई स्वतंत्र विभाग इनके पास नहीं होता। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज होता है स्वतंत्र या अटैच्ड कैबिनेट की सहायता करने के लिए। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे कि होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, इनका काम होता है नीति निर्धारित करना। अब देखिए कैबिनेट जो समितियां होता है वो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैबिनेट कमेटी क्या होती है, जो पॉलिटिकल अफेयर यानी कि राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसके लिए इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। पी से याद कर लीजिए। ई क्या है, इकोनॉमिक अफेयर, जितनी भी आर्थिक और नीति और उद्योग होते हैं उसके लिए जो कैबिनेट कमेटी होते हैं उसके लिए ये होता है। उसके बाद ए क्या है, अपॉइंटमेंट यानी कि उच्च अधिकारी, जितने भी पीएम और होम मिनिस्टर के सदस्य होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी यानी कि रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए एस से याद कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये जो कैबिनेट कमेटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। अटॉर्नी जनरल जो है, जो भारत के प्रमुख न्यायवादी होते हैं, वो आर्टिकल 76 में इसके बारे में लिखा गया है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया का, नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा कर सकते हैं और कार्य जो है वो लीगल एडवाइस देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। विशेष अधिकार क्या होता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल 88 के अंदर इसके अंदर के बारे में लिखा गया है कि ये जो है वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 88 आप याद कर लेना। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसके रिलेटेड ये सारे आपके कवर कराए गए हैं। जैसे आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, आर्टिकल 72 पार्डन जो क्षमादान की पावर होती है मैंने आपको बताया था। उसके बाद ऑडियंस यानी कि विधेयक पारित करना, ये आर्टिकल 123, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 75, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो आर्टिकल 75 का थर्ड, पीएम की जो ड्यूटीज़ है वो आर्टिकल 78 में दी गई है। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 जो है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 63 से 65 इसके बारे में लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आर्टिकल 88 के अंदर कहा गया है कि ये जो सदन होते हैं उसकी कार्रवाई में बोल सकते हैं लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकते। वीटो को आप याद कर लीजिए, एएसपी से एब्सोल्यूट सस्पेंसिव या पॉकेट वीटो। नेशनल प्रेसिडेंट या फाइनेंशियल इमरजेंसी को याद कर लीजिए। और मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी और डिप्टी,
या मिनिस्टर्स को याद कर लीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। अब एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली होती है वो PR/STV होती है। पॉकेट वीटो का उदाहरण जो है वो जेएल सिंह जी थे, वो पॉकेट जीरो का वीटो का उदाहरण है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो PM, और उसके बाद मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या वो 15% कर दी गई थी 91st जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। तो होमवर्क के लिए आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट और PM की शक्तियाँ रिवाइज कीजिए, सभी इमरजेंसी जो है आर्टिकल को याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को GS एडुकेटर पे फॉलो कर सकते हैं और GS एडुकेटर SSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी में लगे रहिए।